हाँ हो गया। ठीक है। तो पहला आर्टिकल है सेबी के बारे में, क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने सेबी को अभी इंक्वायरी भेजी थी क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड, जो उसके व्यूज है वो प्रेजेंट करने को। तो सेबी ने उससे रिलेटेड अपनी एक इंटर्म रिपोर्ट प्रेजेंट करी है। उसके पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के में छोटा सा क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी है वो। आगे, तो अब सेबी ने इस रिपोर्ट में क्या क्या इश्यूज रेज करे। पहला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट ऑफ एनी रेगुलेटरी रिजिम ओवर क्रिप्टो असेट्स वुड बी चैलेंजिंग ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर। Second, clarity needs to be brought on whether cryptocurrencies can be legally defined as securities. So, अभी तक क्या सिनेरियो बना है? So, while government has introduced a taxation scheme on virtual digital assets, there is no still clarity on their regulation. और VDS क्या है? तो ये बेसिकली बस ये है कि जो भी डिजिटल असेट यूज कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, दैट वुड बी इन क्रूड मैनर विल बी कॉल्ड अ वर्चुअल डिजिटल असेट। सो एनएफटीज हो गए, क्रिप्टोज हो गए, मेटावर्स में आप मान लो एक कैरेक्टर बना रहे हो, अगर वो टेक्नोलॉजी या मेटावर्स कैरेक्टर क्रिएशन ब्लॉकचेन पर डिपेंडेंट है तो वो भी VDA रहेगा। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करेंगे इन डिजिटल असेट्स को, उसके ऊपर टैक्सेशन है। उनका रेगुलेशन का क्या सिनेरियो क्लियर नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी क्या है? सो इट्स अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी एंड एंटी काउंटरफीटिंग मेजर्स। कंट्रोल ऑफ ईच क्रिप्टोकरेंसी वर्क्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन। ठीक है, सो लेजर क्रिप्टोकरेंसी में कीवर्ड है। आगे, सेबी के सजेशन क्या है इस बारे में? पहला, क्रिप्टो असेट्स रिलेटेड unregulated activities may be entrusted to an investigating authority appointed by government. So अभी तक दे एक भी अथॉरिटी नहीं है जिसको रेगुलेट कर रही है, राइट? सो पहला तो सजेशन यही है, आप एक अलग से फाइनेंशियल अथॉरिटी बना दो। सेकेंड, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो आरबीआई के अंदर लाने चाहिए थ्रू फेमा एक्ट, बिकॉज नंबर ऑफ क्रिप्टो असेट्स आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन एज वेल। जिसमें एक शायद 2 दिन पहले इशू भी था ओडीआई और LRS को लेके। सो किसी को आइडिया ये दोनों क्या क्या है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है सर शॉर्ट में? सर हेलो सर। यस ममता, बोले। ठीक है, आई थिंक लिबरलाइज रेमिटेंस में तो हम यही कर रहे थे कि इंडिया से बाहर अगर किसी को पैसा भेजना है तो आई थिंक शायद $200,000 जो है हम लोग भेज सकते हैं एक फाइनेंशियल में, उतना अलाउड है। वही है ना लिबरलाइज रेमिटेंस? हाँ, तो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है, राइट, अक्षय कुमार जैसे, तो उन लोगों को अलाउड है अबाउट $2,50,000 बाहर भेजने का। ठीक है, ये एक कैप करके रखा हुआ है LRS के अंदर। ओडीआई क्या है? ओडीआई एक छोटा सा डिफरेंस फॉर्मेट है उसमें, मतलब शॉर्ट में ये हो रहा है, LRS में हम अपने फैमिली मेंबर्स को भेजे, राइट? ओडीआई में क्या हो रहा है, वी आर सेंडिंग इट टू अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तो पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स जो अपन सुनते हैं ना, उसका रिवर्स देखेंगे तो एक इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल से पैसा भेज रहा है थ्रू ओडीआई रूट टू अ फॉरेन फाइनेंशियल सॉरी एजेंसी, और फिर वो इन्वेस्ट करी है क्रिप्टो में। कर तो वो LRS से भी सकता था, बट राइट नाउ गवर्नमेंट हैज पुट अ रिस्ट्रिक्शन इन LRS एंड बकायदा एक ऑर्डर साइन करवाता है जहां पर लिखता है कि आप इसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए यूज नहीं करोगे। सो LRS से जो भी पैसा जा रहा है, दे हैव पुट अ सॉफ्ट रेगुलेशन दैट इट वोंट बी इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। वेल, तो हाई नेट नेट वर्थ इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग ओडीआई रूट टू सेंड देयर मनी टू ट्रेड क्रिप्टो इन फॉरेन जुरिस्डिक्शंस, राइट? सो उसी को लेके से भी बोल रहा है कि इट्स बेटर दैट इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू नॉर्म्स इन ओडीआई और LRS, ब्रिंग होल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
अंडर आरबीआई अंडर फेमा एक्ट. एंड फाइनली ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है एसबीआई का, सॉरी सेबी का, दैट इज दैट कंज्यूमर्स अवेलिंग सच प्रोडक्ट्स शुड बी प्रोटेक्टेड थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सो राइट नाउ नंबर ऑफ वॉलेट्स है मार्केट में, आप उसमें ट्रेड करोगे. इफ यू आर फेसिंग अ लॉस और यू आर बीइंग जैसे हम बहुत गलत एड्स देख लेते हैं, बट वी हैव नो proper platform where we could report these wallets, right? So SEBI says that right now the need of the hour is कि इन products में जो भी trade कर रहा है they should be protected through Consumer Protection Act 2019. ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? राइट, ठीक है, अगले पे चलते हैं. सो अगला है मीटी के बारे में. सो मीटी ने क्या करा है राइट नाउ? मीटी हैज said that they're passing some new um, release on amendments to IT rules, right? So these are proposed amendments to IT rules which aims to provide additional avenues for grievance redressal apart from courts and also safeguard constitutional rights of Indian citizens. In amendment से स्कोर क्या हो रहा है? फर्स्ट, इट विल इंश्योर एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज टू यूजर्स विद रीजनेबल एक्सेप्शन ऑफ ड्यू डिलिजेंस, प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी. एंड सेकंड, मीटी हैज नोटिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2001 रूल्स, आईटी रूल्स 2021 इन 2021, राइट? सो जो नेचुरल अपडेट हो रहा है, ठीक है, एज सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, तो एक उस कारण से अमेंडमेंट आ रहे हैं. एंड सेकंड, जो उसका फोकस है वो ये है कि ड्यू डिलिजेंस, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी हो, राइट? तो जब भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी इश्यू होता है उसमें 3 आई इंपॉर्टेंट रहते हैं. पहला है इग्नोरेंस, राइट? हमें पता ही नहीं. सो आरटीआई में भी खूब रहता है, पीआईएल्स में भी खूब रहता है, दैट वी हैव नो एग्जैक्ट आइडिया, राइट? तो अपन उसको जाने देते हैं. सेकेंड है इंडिजेंस. सो इंडिजेंस में क्या होता है, राइट? देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी, राइट, कि कहाँ पे जाना है. So because we have no clear understanding where to go, what to do, that also causes a leak of information, information not being properly utilized. And finally, it's illiteracy. Illiteracy here does not mean कि जो सामने वाला है उसका background थोड़ा सा weak है तो उस कारण से समझ पा रहा है, नहीं. Here the illiteracy is also supporting the fact that communication या language which is being used to communicate about these mechanisms or the safeguard provisions वो proper नहीं है, ठीक है? सिटीजन को समझ में नहीं आ रहा है क्या होना है. एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाना है, that is mentioned या that is a specific process, but यहाँ पे illiteracy एक बड़ा फैक्टर है because it is not properly explained under the rules, right? So उसी को लेके मीटी बोल रहा है कि आईटी रूल्स में जो अमेंडमेंट्स है वो इस प्रकार के होने चाहिए. फर्स्ट, setting up a grievance appellate committee to provide users with option to appeal against grievance redressal process of intermediaries, legal classification of a social media company. Second, currently there is no appellate mechanism provided by intermediaries, nor is there any credible self-regulatory mechanism in place. Second, there should be a 72-hour deadline for companies to act on complaints if they fall under one of 10 types of violations, right? The violation already mentioned है IT rules में. And some of them includes copyright infringements, defamatory content, false information, etc. And finally, addition of new rules that require intermediaries to respect rights guaranteed to users under the Constitution of India. Government has found a number of intermediaries acting in violation of constitutional rights of Indian citizens. IT Rules 2021 क्या है? So this was brought under Information Technology Act 2000 for social media, digital media and OTT platforms. Aim क्या था? To provide an open, safe and trusted, accountable internet for all Indian internet users. And second, accountability of intermediaries to their users, especially within big tech platform. Right? किसी को ऐड करना है इसमें कुछ? Right. अगले आर्टिकल पे चलते. किसी को सर आप पढ़ोगे? ठीक है. All right. So carbon dioxide levels are now comparable to what they were 4 million years ago. ठीक है. So आगे जाने से पहले एक हम लोग कर्व पढ़ते हैं, मतलब
CO2 कंसेंट्रेशन के बारे में कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो ग्राफ है वो बढ़ता चला गया। तो कोई उस ग्राफ का नाम बता सकता है क्या जो हम यूज करते हैं? कीलिंग कर्व। करेक्ट, कीलिंग कर्व है, तो याद रखना। सो ये CO2 जो है हमने मेजर किया मोआना लिया, मोआना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। हवाई में है तो ये देख लेना, मोआना लिया, मोआना किया, ये सब जो है सारे के सारे हवाई आइलैंड्स हैं। एंड हवाई में पता है वो वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, तो उसका ग्रुप है। एंड यूएस का जुरिडिक्शन है यहाँ पे। सो रन बाय द यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीक फॉर 2022 at 421 parts per million, ठीक है इनमें। सो ये MLABO जो है इट्स अ बेंचमार्क फॉर मेजरिंग CO2 ऑन द स्लोप्स ऑफ मोआना लोआ वोल्केनो, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ये भी चीज इसके बारे में याद रख सकते हो। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी बनाई थी और इसके चलते वहां के जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जो ट्राइबल इनहेबिटेंट्स है, उनकी तरफ से काफी बैकलैश भी देखने को मिला है। आगे भी और डेवलपमेंट करने की बात चल रही थी, लेकिन बहुत बैकलैश मिला था, ठीक है यहाँ पे। सो ये याद रखना, ये MLABO जो है has been a site for recording the global atmospheric CO2 concentration under the Keeling curve। तो ये राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कीलिंग कर्व है, जो कि ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है, या लीनियरली बोल सकते हो, बट थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है, ऊपर की तरफ। सो कीलिंग कर्व हमने देख ही लिया, CO2 को मेजर करने में काम आता है। तो CO2 जो है इट्स मेजर्ड एट MLABO दिस ईयर इज 50% हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे वो 280 ppm था, बट अब वो बढ़ के 421 ppm हो गया। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है उसमें इंक्रीज हो गया अब, ठीक है, ना समझ सकते हो। देन अबाउट द सेम लेवल एज 4.5 to 4.5 million years in the Pleistocene era, ठीक है। तो सॉरी प्लियोसीन एरा, एंड जब टेम्परेचर 3.9 डिग्री सेल्सियस हॉटर हुआ करता था, ठीक है, इतने साल पहले, तब के बराबर हम लोग पहुंच रहे। सो CO2 हम लोग मेजर ही क्यों करें, क्योंकि सबको पता है CO2 जो है एक ग्रीन वार्मिंग गैस है या ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ठीक है। और हमें वो आइडिया पता है कि जो इनकमिंग रेडिएशन होते हैं उनके लिए तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि इनकमिंग जो रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, एंड जब उसको अर्थ अब्सॉर्ब करके वापस एमिट करता है तो वो लॉन्ग रेडिएशन में बदल जाता है, एंड उसको वो ट्रैप कर लेता है CO2। सो दैट्स व्हाई CO2 इज अ मेजर फैक्टर इन इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। मतलब अगर हम गैसेस कंसेंट्रेशन देखें तो CO2 आई थिंक शायद 4th नंबर पे है, ठीक है। तो वैसे याद रख सकते हो एनवायरमेंट कंसेंट्रेशन में, ठीक है। सो मेन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या है इसके पीछे, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, डिफॉरेस्टेशन है, लैंड यूज है, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा, ठीक है। तो इतना था, किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? ये जो प्लियोसीन एरा है, दिस वाज द एरा वेयर हिमालयस वर फॉर्म। दैट्स छोटा सा ही है, बस नहीं, बट I think इसमें mentioned, मेरे को लगा कि बताना चाहिए। This was the era where Indian plate and Asian plate collided and Himalayas started to form. Alright. 20 लाख साल था ना पहले, 20-25 लाख साल पहले प्लियोसीन। अभी हम प्लियोसीन में है ना शायद, अभी हम होलोसीन में, अभी हम होलोसीन में। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, प्लिस्टोसीन के बाद होलोसीन, हाँ करेक्ट। ठीक है, आगे चलेगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG प्रिपेयर्डनेस रैंकिंग कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसके अंदर ये चीज आया है। सो इंडिया वाज रैंक्ड एट 121 आउट ऑफ 163 कंट्री इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, जो कि पब्लिश करी थी एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ने। तो इस बार भी 2022 के पेपर में आपने देखा होगा, शायद क्लाइमेट ट्रैकर करके पूछा था, तो वो भी एक ऐसा कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ही एक नेटवर्क था। तो उसी सेंस में ये भी एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क का ग्रुप है, कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। सो ये याद रख सकते हैं। सो इसके अंदर बेसिकली हर कंट्री का
अपने एसडीजी इंडेक्स पे क्या अचीवमेंट है हम लोग उसको कैरेक्टराइज कर रहे थे, ठीक है। तो की फाइंडिंग क्या निकली, दैट सेकेंड ईयर इन अ रो वर्ल्ड नो लॉन्गर मेकिंग प्रोग्रेस ऑन एसडीजीज, ठीक है। सो प्रॉब्लम बेसिकली स्टार्टेड विद कोविड, ठीक है। कोविड से जो लॉकडाउन हुए एंड उसकी वजह से इकोनॉमी को शट डाउन करना पड़ा, सो इकोनॉमीज आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दैट। सो अभी फोकस डेवलपमेंट में है एंड एनवायरमेंट हैज टेकन अ बैक सीट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे लॉन्च किए गए लाइक बिल्ड बैक बेटर बाय G7 एंड व्हिच वाज आल्सो सपोर्टेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन स्टिल हमारा फोकस जो है वो बिजनेस को बढ़ाने में है रादर देन अभी एनवायरमेंट को देखने पे, ठीक है। तो उसकी वजह से ही हम शायद एसडीजीज पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे एंड वो इसीलिए प्रोग्रेस नहीं हो रही है। नेक्स्ट, based on 2022 international spillover index, rich countries generate negative international spillover, notably to unsustainable consumption, ठीक है। Spillover means the effect on economy of a country from unrelated events happening in another country, ठीक है। So उसके कंजम्पशन पैटर्न जो है डेवलप कंट्रीज के वो हार्म कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। तो डेवलप नेशंस, एक हम बोलते हैं ना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, यानी हम एक प्रिंसिपल इसमें इस्तेमाल होते हैं जब भी हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज क्लाइमेट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउएवर डेवलप कंट्रीज हैज अ स्पेशल अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स इट, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा पोल्यूशन उन्होंने ही फैलाया, उनका ही रिजल्ट है कि हम लोग इतना भुगत रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पीस एंड डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और फंडामेंटल कंडीशन, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी भी है, आई थिंक टॉक्सिक कोलोनियलिज्म, जो डेवलपिंग कंट्री सफर कर रही है ड्यू टू डेवलप कंट्रीज। तो हाँ बढ़िया बढ़िया टर्म है, तो ये यार हाँ तो बढ़िया कीवर्ड है टॉक्सिक कोलोनियलिज्म। जैसे हम न्यू कोलोनियलिज्म बोलते हैं इकोनॉमिक सेंस में, वैसे ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं एनवायरमेंटल कोलोनियलिज्म या टॉक्सिक कोलोनियलिज्म, इसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक अच्छा वर्ड है, आंसर राइटिंग में ऐसे वर्ड दिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो या आगे बढ़ते हैं। पीस एंड डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन आर फंडामेंटल कंडीशन फॉर द वर्ल्ड टू प्रोग्रेस ऑन एसडीजीज टुवर्ड्स 2030 एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास पीस एंड कोऑपरेशन को लेके भी एक एसडीजी है, उस एसडीजी का कोई बता सकता है क्या नंबर है? व्हाट इज दैट एसडीजी? एनीवन? 16। करेक्ट, 16 है, याद रखना। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एसडीजी 16 है, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर उसी एसडीजी पे हम लोग काम कर लेंगे तो बाकी एसडीजी अपने आप सॉर्ट आउट होने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज परफॉर्मेंस। तो India's rank slipped for third consecutive year from 117 in 2020 to 120 in 2021, ठीक है। So India achieved 2 SDG goals, which is SDG 12 and SDG 13. तो SDG 12 सबको ही पता होगा, नहीं है तो पता होना चाहिए। तो 12th इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इन प्रोडक्शन, ठीक है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं वहां पे। 13th विच इज क्लाइमेट एक्शन। तो इन दोनों फ्रंट पे हम अच्छा कर रहे हैं एंड हमने देखे भी हैं, ये जो रिपोर्ट्स है उसके अंदर हम लोग बेटे कर ही रहते हैं, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज टू एनीवन। नेक्स्ट चलते हैं, चैलेंजेस रिमेन इन एसडीजी 4। एसडीजी 4 क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। तो कोविड की वजह से हमारे स्कूल शट डाउन रहे एंड उस दौरान हमारे पास कोई एक रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम नहीं था, एक ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं था। बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन छूट गई। बहुत सारे बच्चे जो हम लोग इतना दिन प्रोग्रेस कर रहे थे, जो डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, इनके अंदर जो हम लोग प्रोग्रेस अचीव कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले लिया ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड, ठीक है। तो वो एक इशू है जहां पे इंडिया ने मेजरली सफर किया। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रिमेन इन एसडीजी 1, 7 and 10. 1 is no poverty, 7 is affordable and green and clean energy. देन एसडीजी 10 जो है वो रिड्यूस इनइक्वालिटी है, ठीक है। सो हमने देखा था कोविड के सारा ये जो इम्प्लीकेशन है ये कोविड की वजह से है। कोविड की वजह से इनइक्वालिटी एकदम राइज कर गया है कंट्री के अंदर, ठीक है। तो वो पता होना चाहिए। सो एंड अदर मेजर चैलेंजेस रिमेन इन 11 out of 17 एसडीजीज। तो ये सारे एसडीजी लिखे हुए हैं, तो इतना ही है आई थिंक इसके अंदर इम्पोर्टेंट। आगे चलते इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नेटवर्क है उसके बारे में। सो दिस नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन 2012 बाय यूएन सेक्रेटरी, द देन जनरल सेक्रेटरी बान की मून, ठीक है।
to mobilize global scientific and technological expertise to promote practical problem solving for sustainable development and implement SDGs. ठीक है, so ये SDSN जो है, ये नेटवर्क जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, ये वर्क करता है यूएन एजेंसी के साथ और मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के साथ, इसके अलावा प्राइवेट या एनजीओ के साथ भी वर्क करता है. ठीक है, सो इन 2019 इसने पब्लिश किया था अपने नया फ्रेमवर्क, जिसके अंदर वो लोगों को मोबिलाइज करना चाहता था टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेटिव एफर्ट्स या एसडीजीज के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ. एंड दिस मेथड वाज या दिस फ्रेमवर्क वाज नोन एज 6 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क. ठीक है, सो इतना ही था इसके अंदर ऐड करने को. किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? हाँ, इसका बस एक एडवांटेज 6 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क का ये है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, राइट. एसडीजीज क्या है कि वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बस ऑर्डर नहीं है इस गोल में, राइट. आप पहले हंगर मिटा लो, उसके बाद हेल्थ ठीक करो, या पहले सबकी हेल्थ करो फिर हंगर मिटाओ, राइट, वो है. पर बान की मून की ऑर्गेनाइजेशन है एसडीएसएन, जो 6 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क निकालिए. इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, इट्स नॉट कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस स्टार्ट करूंगा. द फर्स्ट स्टेप इज कि आप एजुकेशन अच्छी करो, फिर हेल्थ अच्छी करो, एनर्जीज में जो चेंजेस लाने हैं, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, एंड देन सस्टेनेबल मूवमेंट्स लाने हैं. एंड एंड प्रोडक्ट इज कि आप डिजिटल या फिर जो हम IR5 बोलते हैं, राइट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5, उसको इम्प्लीमेंट करने की डायरेक्शन में चलो, राइट. सो एक बार देख लेना, एक अच्छा स्टेप है, साइक्लिक प्रोसेस है, और मेंशन ना भी करना हो तो आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत यूज हो सकता है. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. India's bilateral trade with Gulf cooperation grows at a rapid pace. ठीक है, so Gulf countries अभी थोड़ा ज्यादा फोकस में हम लोगों के लिए आफ्टर द रीसेंट बैकलैश. ठीक है, so उस सेंस में थोड़ा गल्फ कंट्रीज के बारे में थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है हमारा. ठीक है, मतलब गल्फ रीजन से जो कंट्रीज है, इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर इंडिया का. So India's bilateral trade with the members of GCC group countries increased to US $154 billion. ठीक है, फ्रॉम $87.4 billion जो 2020 में था, उससे ऑलमोस्ट कह सकते हैं ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज देखने को मिल रहा है. तो जिससे पता लगता है इंडिया का और जीसीसी का कितना बड़ा रिलायंस बन रहा है एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में डेवलप होगा इसमें. सो इंडियाज एक्सपोर्ट टू जीसीसी हैव इंक्रीज्ड बाय 58.26%. ठीक है, and India's total export has risen to 10.4%. ठीक है, जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से 10% जो है केवल गल्फ कंट्रीज में जा रहा है. ठीक है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट है वहां पे हमारा. तो जीसीसी इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड्स कंट्री ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला. तो इसमें कौन कौन है? सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है. ठीक है, तो जितने भी अरेबियन पेनिनसुला के कंट्री हैं एक्सेप्ट यमन, वो सब इसके अंदर है. तो यहां से इसको याद रख सकते हो आप लोग. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, लाइक इंडिया और जीसीसी का जो रिलेशन है किन किन सेक्टर्स में है. तो पहला ट्रेड इन कॉमर्स. ठीक है, कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. तो जीसीसी और इराक को अगर हम इंक्लूड करें तो इंडिया का ऑलमोस्ट 1/5 ट्रेड जो है, यानी 20% ट्रेड इस रीजन में हो रहा है. नेक्स्ट एनर्जी सिक्योरिटी. तो हमें पता है गल्फ जो कंट्रीज हैं ये काफी रिच है इन ऑयल एंड गैस रिजर्व. ठीक है, और वो एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का है इंडिया के इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी या नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी. ठीक है, सो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे रिलेशंस का फॉर्म करता है. दूसरा रेमिटेंसेस. तो सबसे ज्यादा आई थिंक इंडिया में रेमिटेंसेस शायद गल्फ कंट्रीज से ही आते हैं, जिसमें से शायद यूएई सबसे ऊपर लीड करता है. सो रेमिटेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. GCC countries alone accounted for 55.6% of the total remittances flow in India. I guess शायद 87 बिलियन डॉलर्स का हमारे इंडिया में रेमिटेंसेस आता है नियरली, जिसका आधे से ज्यादा जो है इन कंट्रीज आता है. तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है. नेक्स्ट एक्सपाट्रिएट पॉपुलेशन, यानी इंडियन सिटीजन जो कि इन कंट्रीज में रह रहे हैं, वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशन को डेवलप करने में.
सो यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ठीक है, यहाँ पे इंडियंस लार्ज नंबर पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया रिलेटेड डेवलपमेंट, इंडिया एंड कतर हैव लॉन्च अ स्टार्टअप ब्रिज बिटवीन इन्वेस्ट इंडिया एंड इन्वेस्ट कतर टू पुश स्टार्टअप सेक्टर्स, ठीक है। तो इन्वेस्ट इंडिया देखा होगा आपने, ये एक गवर्नमेंट द्वारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बारे में एक अपफ्रंट नॉलेज दें किसी को भी जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया के अंदर, ठीक है। सो एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट इंडिया, तो उसके साथ मिलकर हम लोग ने इन्वेस्ट कतर जो है उस दोनों मिलकर स्टार्टअप कल्चर जो है उसको बूस्ट देंगे, ठीक है। तो इतना ही था इसके अंदर, किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? इसमें आप एक चीज ये ऐड कर सकते हो, लाइक डिफेंस रिलेशन भी हम लोग इनमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आईआर का होता है ना टॉपिक्स, तो उनमें आप डिफेंस रिलेशन को हमेशा एक एडिशनल डिमेंशन के तौर पर रख सकते हो। तो एक्सरसाइजेस वगैरह हो गए या फिर कुछ डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, वो एक अच्छा फॉर्डर मटेरियल हो सकता है आपके लिए। सो ठीक है, आगे चलते हैं। सो कल्चरल टाइज वो बहुत इसमें कवर नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, यूनिक पॉइंट हो जाता है राइटिंग में। राइट, ये वाला मैं कर देता हूँ। ठीक है, सो अभी फाइनेंस मिनिस्टर रिव्यू करिए प्रोग्रेस ऑन बैंक रोल आउट, ठीक है। So finance minister stated that National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) will pick up the first set of non-performing assets in July 2022. So Bad Bank or NARCL is a corporate structure that isolates risky assets held by banks in a separate entity. It will require assets by making an offer to the lead bank. Structure क्या है अभी बैड बैंक का? तो NARCL है. It will acquire and aggregate NPA या bad loan accounts. मेजॉरिटी स्टेक किसकी है? पब्लिक सेक्टर की, और स्पॉन्सर अभी कैनरा बैंक है। इसके अलावा एक सेकेंड इसका विंग है, वो है इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, which will be engaged for management and value addition and will handle the debt resolution process. Majority stake private sector banks है. So NARCL के बारे में क्या है? It will be taking over large value NPA accounts over 500 crore from banks with total assets to be acquired of around 2 lakh crore. और Bad Bank was first announced in the 2021 Union Budget. फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कौन सा था जिसमें Bad Bank के बारे में बोला गया था? उसका नाम क्या था उसमें, किसको याद है? 2020 में शायद है ना, नहीं, थोड़ा सा और अरविंद सुब्रमण्यन। 2017 में पारा नाम से था, पब्लिक बैंक असेट रिस्ट्रक्चर एजेंसी, पारा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लेट्स से वो रिफॉर्म के बारे में पूछते हैं या एक्स्ट्रा स्टेप क्या लेना है। सो जो 2017 का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें सी ने बोला था कि आपको एक स्पेशल विंग ही बनाना चाहिए विच शुड बी डीलिंग विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट। सो NARCL में अभी क्या है, इट वुड बी एग्रीगेटिंग NPA अकाउंट्स, दैट्स ट्रू। हाउएवर जो एक्सपर्ट्स होंगे अगर वो काफी सारे मिक्स फील्ड के रहेंगे, सो कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी नहीं आएगी ना, स्पेसिफिसिटी नहीं आएगी। तो एक वे फॉरवर्ड, ये एक छोटा सा रोल ये कर सकते हैं कि NARCL के साथ एक पैरा भी लगाए, जिसका आंसर क्या होगा? पैरा वुड बी डीलिंग विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक से जो बैड अकाउंट्स फंसे हुए हैं दे आर इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइल जो प्राइवेट बैंक्स है वो जनरली कॉर्पोरेट साइड पे फंसा हुआ है। सो इट्स बेटर कि एक एजेंसी कंप्लीटली डेडिकेटेड हो कॉर्पोरेट बैंक कॉर्पोरेट लोन को रिजॉल्व करने में, ताकि जो ट्विन बैलेंस प्रॉब्लम आ रही है उसको हम रिजॉल्व कर पाए। ऑन द अदर हैंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके लिए एक पैरा एजेंसी इसी NARCL के अंदर डेवलप करे, ताकि उस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे रुके हुए हैं वो भी स्पीड अप हो सके। बेनिफिट क्या है बेड बैंक के? सो इट हेल्प लेंडर्स गेट रिड ऑफ बैड एसेट्स बाय ट्रांसफरिंग देम टू द बैड बैंक एंड क्लीन अप देयर बुक्स। सेकेंड, help banks to focus on normal banking functions for faster economic recovery. और third, better value realization of NPAs. ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है?
दीप्ति मैम आप पढ़ोगे? तो ऑल्सो इन न्यूज जन समर्थ पोर्टल है. PM launched the Jan Samarth portal. Jan Samarth portal is a digital portal linking 13 credit-linked government schemes on a single platform for ease of access to all beneficiaries and related stakeholders. So 13 credit-linked government schemes को ये digital portal link करेगा. This is Jan Samarth portal. It provides intuitive guidance to beneficiaries for checking subsidy eligibility, and its auto recommendation system offers best suitable schemes as per beneficiaries requirements and credentials. It is having multiple integrations within the platform with UIDAI, CBDT and NSDL. Okay. So it is Jan Samarth portal. It is integrated to UIDAI, CBDT and NSDL. Okay. और कुछ ऐड करना है क्या किसी को इसमें? आगे चलते हैं. पॉइंट्स इतना ही है जन समर्थ पोर्टल में कि 13 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स को एक जगह लाएगा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे. Then next comes non-banking financial companies, NBFCs. RBI issued set of norms for provisioning for standard assets by large NBFCs in view of increasing role played by such entities in financial system. तो इससे पहले कोई एक्सप्लेन करेगा प्रोविजनिंग क्या है? प्रोविजनिंग एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है वेयर यू kept some money aside, ठीक है, फॉर एंटिसिपेशन या इन एंटिसिपेशन ऑफ एनी लॉस. ठीक है, तो आपको कभी पता होता है कि हाँ ये लॉस मेरे को फ्यूचर में हो सकता है, तो मैं कुछ पैसा पहले से ही थोड़ा अलग रख लूं, या लॉस हो गया तो उसको कवर करने के लिए शायद एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो उस पैसे को मैं अलग रखूं. जैसे लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हो, ठीक है, आपको ये एंटिसिपेशन होता है कि हाँ शायद कुछ हो सकता है ऐसा, ठीक है, तो मैं पहले से लाइफ इंश्योरेंस लेके रख लूं. तो उसी तरीके से प्रोविजनिंग बैंक्स के लिए चीज होता है, एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है. तो सिर्फ बैंक्स नहीं, कोई भी फर्म भी है उसमें भी प्रोविजनिंग रहता है. सो नहीं. करेक्ट. तो वही RBI हैज सेट नॉर्म्स फॉर प्रोविजनिंग ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स. स्टैंडर्ड एसेट्स का प्रोविजनिंग किया जाएगा NBFCs का इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग रोल प्लेड बाय सच entities in financial system. Under provisioning, entities have to set aside or provide funds to a prescribed percentage of their bad assets. तो ये बैड एसेट्स पे डिपेंड करेगा कितना असाइड सेट करना है. फिर NBFCs registered entities under the under the Companies Act provide bank-like financial services such as loans and advances, acquisitions of shares, etc. with no banking license. Right? It functions like a bank. Primarily, NBFCs are regulated and governed by RBI. However, NBFCs are regulated by SEBI, IRDI, National Housing Bank, etc. So, मतलब NBFCs are not just regulated by RBI; they are also regulated by SEBI, IRDI, National Housing Bank. तो डिपेंड करेगा कि कौन सा NBFC है. इसमें कुछ और ऐड करना है क्या? नेक्स्ट पे चलते हैं. Leaders in Climate Change Management, LCCM, National Institute of Urban Affairs and World Resource Institute jointly announced LCCM, Leaders in Climate Change Management. LCCM is a practice-based learning program that aims at building capacity among urban professionals to lead climate action across sectors and geographies in India. LCCM envisions capacitating 5,000 professionals and preparing them to champion climate change adaptation and mitigation solutions. Administrative Training Institute Mysuru became the first delivery partner of LCCM. ठीक है, तो वही ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाएगा के अंडर LCCM प्रोग्राम के अंडर, एंड द फर्स्ट वन टू टेक दिस सर्विसेज इज ATI, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर. तो ये दिस इज लॉन्च्ड बाय NIUA एंड WRA. और कुछ ऐड करना है क्या इसमें? नेक्स्ट पे चलते हैं.
Digital skilling program. It is a skilling program in emerging and future technologies, including artificial intelligence, blockchain, data analytics, cloud computing, etc. It will focus on skilling, reskilling, and upskilling students via internships, apprenticeships, and employment to 1 crore students in emerging technologies. This is the first ever collaboration on a national scale between Ministry of Education, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and affiliated NSDC's Skill India programs, National Educational Alliance for Technology, that is AICTE. So also over 100 plus technology corporate or manufacturing firms have joined the platform to provide free of cost emerging technology certifications. Right? So वही students को they'll be skilled, reskilled and upskilled, and these are free of cost emerging technology certifications. तो ये collaboration of Ministry of Education, Skill Development है और NSDC's AICTE सबका collaboration है. So it trains 1 crore students. ये कुछ ऐड करना है क्या? कोई TCS वाला है क्या? सिविल जॉब नहीं. ये टाटा ने पहले लॉन्च करा था, फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसको पैन इंडिया कर दिया. TCS वाले ज्यादा अच्छे से बता पाते. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. Habitus. Habitus refers to a collective entity into which dominant social and cultural conditions of a society are established and reproduced. What one considers natural, taboo, neutral, and good or bad is constructed by one's habitus. It was popularized by French sociologist Pierre Bourdieu in his book Outline of a Theory of Practice. It helps instill a sense of world in individuals by attributing cultural value to material or immaterial objects. So, ये habitus, it is a theory by Pierre Bourdieu in his book Outline of Theory of Practice. ठीक है, तो ये dominant social and cultural ये conditions में these habits are reproduced probably. वही है ना? हाँ, मतलब हमारा GS4 वाला होगा ना, एथिक्स वाला पार्ट हो गया, तो वहां से डायरेक्ट बेयरिंग है. तो ये पता होना चाहिए हैबिटस क्या है. It explains how inequality is reproduced through the dominant social and cultural conditions that an individual is accustomed to. तो हाँ, कुछ practices होते हैं like you know that propagates inequality. People are accustomed to it. Go on. संजय सर कल वो BR अम्बेडकर का एक कोट बोल रहे थे ना, विलेज वाला. हाँ, villages are the den of social evils. तो ये है हैबिटस, मतलब GS4 के लिए इम्पोर्टेंट है काफी. ठीक है, राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं, ड्रोन्स इन हेल्थ केयर. Indian Council of Medical Research ICMR has released a guidance document for use of drones in healthcare to help state health authorities with delivery of medical supplies using drones. Document is based on the field experience from Manipur and Nagaland. Medical items such as vaccines and temperature sensitive medical supplies requiring preservation between 2 degrees centigrade and 8 degrees centigrade, and other non-temperature supplies such as tablets, syrups, and surgical can only be transported following this guidance. So this was released by ICMR. ठीक है, और कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ, मतलब जो मोर टेम्परेचर रेसिस्टेंट है ना, सिर्फ उन्हीं सब का इसको है. मणिपुर में भी काफी सारी अच्छी प्रैक्टिसेस है, राइट. सो मणिपुर के कुछ पेजेस बने हुए हैं जो अभी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं. they probably should follow some Manipur pages, like I think एक उनका मेडिकल को लेके है, एक LGBTQ को लेके है,
अलग अलग सिविल सोसाइटी पेजेस होंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे हो, सो यू शुड फॉलो बिकॉज यू विल फाइंड नंबर ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस कमिंग फ्रॉम मणिपुर साइट राइट नाउ। ठीक है, सो हाँ ये वाले सप्लाईज हालांकि, हाँ ये वाले सप्लाईज हालांकि सिर्फ उन्हीं मतलब ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इज बेसिकली ओनली रिकमेंडिंग to use drones on the supplies which are more temperature resistant, right? So tablets, syrups, surgical items of it, right? ठीक है। Next one is type 1 diabetes. As per ICMR, around 95,600 children below 14 years are suffering from type 1 diabetes in India. Type 1 diabetes is a genetic condition that often shows up early in life, in which pancreas produces little or no insulin. In type 2, body is unable to make enough insulin, or insulin made doesn't work properly. Insulin is a hormone needed to allow sugar or glucose to enter cells to produce energy. Insulin is a hormone needed to allow glucose to enter to produce energy. Currently, there is no cure for type 1 diabetes. Type 2 also cannot be cured, but there is evidence that it can be prevented and put into remission. और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा क्या इसके बारे में? हाँ, सो बॉडी के अंदर दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी जो भी इनका सिक्रेशन होता है इट इज डायरेक्टली डम्प्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो मोस्टली हार्मोन प्रोड्यूसिंग जितने भी ग्लैंड्स होंगे, लाइक पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, या फॉसे पेनक्रियास जो हो गया, तो ये सब डक्टलेस ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन बोलते हैं। बट पेनक्रियास थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में भी है। पेनक्रियास कुछ एंजाइम्स भी रिलीज करता है, ठीक है। सो वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों कैटेगरीज में उस सेंस में आ जाता है। तो वो एक चीज याद रख सकते हो, कई फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो पेनक्रियास रिलीज करता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो लेवल है उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है। तो कई बार ऐसा हो रहा होगा कि आपने दिन में 4-5 केक खा लिए, तो आपका शुगर लेवल जो है वो शूट अप कर जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में, जैसे हम एक वर्ड हमने कई बार सुना होगा, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी हमारी बॉडी हमेशा एक बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए, ना उसमें कुछ ज्यादा होना चाहिए ना कुछ कम होना चाहिए, ठीक है। सो उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में इंसुलिन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और वो बेसिकली ग्लूकोज को जब वो ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो ज्यादा रिलीज होगा इंसुलिन, और ब्रेक डाउन करके इक्वल लेवल पे ले आएगा, ठीक है। सो जिसके अंदर इंसुलिन सही नहीं काम करता, तो उसके अंदर हम देखते हैं शुगर लेवल जो है बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है, एंड फिर उसके जो इफेक्ट्स हो सकते हैं कि डिजीनेस आ जाती है, और लॉन्ग टर्म में अगर ये शुगर की बीमारी रहती है तो ग्लाइकोमा जैसे आंखों में हो सकता है, तो इस टाइप की बीमारी हो सकती है उससे, ठीक है। तो उस सेंस में डायबिटीज भी दो टाइप की होती है। टाइप 1 जैसा आपकी व्यक्ति ने बताया कि वो हेरिडिटी होती है या जेनेटिक होती है इन द सेंस, ठीक है, और उसको क्योर कर पाना मुश्किल है। तो पहले क्या था, जब शुरू में ये बीमारी के बारे में पता लगा था, तो एक्चुअली ये हार्मोन हम कहीं से बना नहीं सकते थे। तो व्हाट पीपल वर डूइंग इज, या व्हाट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वर डूइंग इज, कि वो पिग से हार्मोन निकाल के लाते थे। मतलब अब इंसान में से तो निकाल नहीं सकते ये, तो पिग्स के पेनक्रियाज में से हार्मोन निकाल के लाते थे और फिर इंजेक्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हुआ कि बाद में हमने देखा कि हम आर्टिफिशियली ये हार्मोन बनाने लगे। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा जिसको भी शुगर की बीमारी होती है, मतलब बहुत हाई लेवल पे होती है, तो उसको फिर वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो। तो इसके अलावा पेनक्रियाज में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है। आई थिंक ये भी शायद बेसिक साइंसेज में ये 9th-10th में पढ़ाई होगा आपने, इजलेट ऑफ लिंगरहेंस। तो याद रखना, इजलेट ऑफ लिंगरहेंस अगर कभी भी ये शब्द आता है तो इट इज रिलेटेड टू पेनक्रियास, ठीक है। और वो सेल्स का ग्रुप होता है जो ये हार्मोन रिलीज करते हैं। तो आई थिंक इतना ही था इसमें, आगे चलते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट, वर्मिन। तो वर्मिन हमें पता है WPA एक्ट जो है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसके शेड्यूल 5 में हम वर्मिन एनिमल्स की बात करते हैं।
वर्मिन्स वो एनिमल का ग्रुप कह सकते हैं दो कैन बी हंटेड, ठीक है, हंटेड और किल्ड मतलब उनको मारा जा सकता है, तो वो वर्मिन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो under WPA, state can send a list of wildlife animal to the center and requesting them to declare vermin. तो यहाँ ये चीज याद रखनी है कि स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट किसको करेंगे, सेंटर को करेंगे, और फिर सेंटर उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा. So this you should remember. Next, the central government can declare any wild animal other than specified in the Schedule 1 and Part 11 of the Schedule 2. इनके अलावा किसी को भी जो जानवर है और किसी स्केड्यूल में हो तो उनको वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है. तो ये याद रखना. अभी 2020 के अंदर भी WPA 2022 के अंदर भी WPA रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर, जहां पे ये स्टेटमेंट था कि ऑल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर सोल प्रोप्राइटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, ये याद रखना चाहिए. वाकई जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है सारे सोल प्रोप्राइटरी हैं, मतलब उनके ऊपर ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की है, ठीक है. तो ये याद रख सकता हूँ. किसी को कुछ और ऐड करना WPA में? All wild animals can be killed, true or false, including Schedule 1 और Schedule 2 में listed हो, किसी भी schedule में listed हो. So all wild animals can be killed. So in special circumstances. हाँ, कैवियट है, ऐसा नहीं है कि उनको जाके मारने लग जाओ. अगर आपकी लाइफ थ्रेटेंड हो रही है, डायरेक्टली ये प्रूव हो रहा है, देन यू कैन किल देम, अदरवाइज वो पनिशेबल है अंडर ऑफेंस. माइक ऑन करके बोल ही दो ना. रॉस की आवाज नहीं आ रही है, अगर वो कुछ बोल रहे तो. नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा. ठीक है, आगे चलते फिर. अग्नि 4 है. अग्नि 4 सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अग्नि 4 वाज कैरिड आउट, ठीक है. अग्नि 4 इज एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है. रेंज क्या है, 4000 किलोमीटर है. और अग्नि जो है वो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये आप याद रख सकते हो. S2S मिसाइल बोलते हैं इसको, यानी सरफेस से उड़ती है और सरफेस में ही वार करती है, ठीक है. और बैलिस्टिक मिसाइल पता ही होगा, पैराबोलिक पाथ रहता है उनका, पहले वो ऊपर जाती है, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड फिर ग्रेविटी के साथ फॉल करती है. तो उस सेंस में इनकी स्पीड काफी हाई हो जाती है, ठीक है. तो ये याद रख सकते हो. इसके अंदर पेलोड कैपेसिटी जो है 1000 kg है. पेलोड का मतलब क्या होता है, पेलोड मतलब वो वॉर हेड जो ले जा सकता है, मतलब 1000 किलो का ये बम ले जा सकता है अपने अंदर, ठीक है. तो ये याद रखना. एंड कैन गो एज हाई एज 900 किलोमीटर्स, ठीक है. तो ये रेंजेस देख लो, राइट हैंड साइड पे आप रेंजेस देख सकते हो. अग्नि 1 का 1000 है, अग्नि 2 का 2000, अग्नि 3 का 2500, अग्नि 4 का 4000 एंड अग्नि 5 का 5000 से 800 किलोमीटर. तो इन सभी जो मिसाइल ग्रुपिंग है अग्नि सीरीज की, इसमें सिर्फ एक ICBM है. ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ऐसी मिसाइल जो कि इंटर कॉन्टिनेंट यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वार कर सकती है. तो ऐसी अभी हमारे पास एक ही मिसाइल है, अग्नि 5, ठीक है. अभी रिसेंटली एक और नई मिसाइल बनी थी, अग्नि P, अग्नि प्राइम, ठीक है. सो अभी इसमें कुछ एडिशंस किए गए थे, ठीक है. तो ये अग्नि 1 जो है उसकी जगह लेने वाला है, अग्नि 1 और अग्नि, ठीक है, और जो उसकी लोअर रेंजेस की मिसाइल है उनकी जगह लेगा ये. तो इसके अंदर रेंज जो है 2000 किलोमीटर है, एंड इसके अंदर डुअल रिडंडेंट नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम है, ठीक है. तो इस सेंस में ये कुछ एडिशन किए गए हैं अग्नि T के अंदर, अग्नि प्राइम जो अभी रिसेंटली डेवलप किया गया, ठीक है. तो ये याद रखना. कुछ डिफेंस PSUs आपको पता होना चाहिए कौन कौन बनाता है इंडिया में. ऐसा नहीं है कि DRDO इनको बनाता है, DRDO का काम केवल रिसर्च करना है, उसके बाद में इसको बनाने का काम कुछ डिफेंस PSUs का है. आजकल इस साल का अगर आपने बजट देखा होगा तो उसमें सबसे बड़ा स्पेंडिंग हम लोग ने डिफेंस सेक्टर में किया है. श्योर, शायद मेरे ख्याल से 5 लाख करोड़ का खर्चा है, मतलब सब्सिडीज और हम बाकी जितनी भी चीजों पे खर्चा करें उनसे भी ज्यादा खर्चा हम डिफेंस में करें. मतलब इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस देन द सेकंड हाईएस्ट स्पेंडिंग वी आर डूइंग ऑन एनी अदर थिंग, ठीक है. सो ये पता होना चाहिए डिफेंस PSUs क्या है. जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, BDL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ठीक है. और
2-3 और है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गए, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ कंपोनेंट बनाते हैं, ज्यादातर ये BDL और BEML एक है PSU, वो लोग ये मिसाइल बनाने का काम करते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन डिफेंस से रिलेटेड ही एक चीज है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो ये एक इम्पोर्टेंट बॉडी कह सकते हैं, इसका काम है हमारे जो भी डिफेंस रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना, ठीक है। So the DAC has cleared a proposal of 76,390 crore under Buy India on Buy and Make Indian, ठीक है, and Buy Indian IDBM category, ठीक है। So अभी गवर्नमेंट का फोकस जो है वो इंडिया से ही, मतलब आत्मनिर्भर भारत पे या आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सेक्टर पे, ठीक है। तो हम लोकल प्रोक्योरमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें हमने एक नेगेटिव लिस्ट लेके आए हैं। नेगेटिव लिस्ट मतलब ऐसे कंपोनेंट का लिस्ट जो हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें लोकली बनाएंगे, ठीक है। अगर आपने वो लिस्ट देखी हो, ये नेगेटिव लिस्ट वाली, तो उनमें से पता है बहुत बेसिक से कंपोनेंट हम लोग मंगवा रहे थे, जैसे नट बोल्ट हो गए, ये भी इतनी बेसिक टूल जो हम बाहर से मंगवा रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया में ही बनाएंगे। मतलब ऐसा कोई लार्ज स्केल ऐसा हमने रेवोल्यूशनरी चीज नहीं किया, बट हाँ एक अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बनाने लगेंगे तभी लॉन्ग टर्म में अच्छी चीजें बना पाएंगे, ठीक है। सो DAC इज एन एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री जो है वो इसको हेड करते हैं, ये पता होना चाहिए। इट अप्रूव्स कैपिटल एक्विजिशन। कैपिटल एक्विजिशन मतलब बड़ी बड़ी जो एसेट होते हैं, जैसे अगर नेवी को युद्ध पोत चाहिए, इफ नेवी वांट्स एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वो यहां से अप्रूव होगा, ठीक है। या फिर राफेल जेट चाहिए या फिर और कुछ ऐसा चाहिए, तो वो पहले यहां से अप्रूव होगा, फिर वो आगे जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था इसके अंदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में। ये याद रखना, हेड इसको हमारे रक्षा मंत्री कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज कर देंगे प्राइम मिनिस्टर बोल के, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, रक्षा मंत्री इसको हेड करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज। तो अभी प्लेस जो है वो, हाँ बोले। DSC कौन सी कमेटी से आई थी? शेखतकर कमेटी थी क्या? हाँ, शेखातकर कमेटी। और जो इंडियन कंपोनेंट्स बनने या बाय इंडियन है, उसके लिए पोर्टल डेवलप करा था, उसका नाम? पोर्टल जेड। अच्छा ठीक है, श्रीजन पोर्टल, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये भी चीज काफी न्यूज में, मतलब मेंस में लास्ट ईयर पूछा गया था डायरेक्टली इसी एक चीज के ऊपर सवाल। आई थिंक हाँ वो S-400 पे सवाल था। लेकिन डिफेंस जो है एक इम्पोर्टेंट एरिया बनता जा रहा है, एंड आप इस बार जो स्पेंडिंग थी उससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि मेंस में सवाल हो सकता है डिफेंस सेक्टर पे। थोड़ा हमारा पकड़ होना चाहिए डिफेंस सेक्टर पे, ठीक है। जनरली पिछले कई सालों से तो एकदम वो टैबू तो नहीं, बट एक फॉरगॉटन सब्जेक्ट हो गया था, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अब आई थिंक ध्यान देने की जरूरत है इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज पे चलते हैं। पोलैंड। सो इंडिया एंड पोलैंड हैव साइंड अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी ऑन क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। सो पॉलिटिकल बाउंड्रीज पता होने चाहिए, पोलैंड किस किस के साथ करता है, तो जर्मनी के साथ करता है। तो ये अपने को वैसे भी पता हो सकता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था वो इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया था, ठीक है, वहीं से शुरू हो गया था वॉर। तो वो चीज याद रख सकते हो। नेक्स्ट चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, लिथुआनिया एंड रशिया, ठीक है। रशिया का जो छोटा सा एक एनक्लेव है ना, अगर आप देखोगे तो रशिया पीछे ही छूट जाता है, लेकिन यहाँ पे रशिया का एक छोटा सा एनक्लेव है, वो टच कर रहा है इसको, ठीक है। हाँ वो रहा, लिथुआनिया के नीचे एंड पोलैंड के ऊपर, ठीक है। ये छोटा सा एनक्लेव है जो बाल्टिक सी की तरफ खुलता है, नहीं तो बाल्टिक सी की तरफ आई थिंक ओपनिंग है नहीं रशिया की। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सो मेजर माउंटेन रेंजेस पता होने चाहिए, कार्पेंथियन एंड सोडेटन जो माउंटेन्स है वो यहाँ पे मिलते हैं। मेजर रिवर तो विस्टिला, ऑड्रा एंड पोमेरियन यहाँ पे मिलते हैं रिवर्स। हाईएस्ट पीक माउंट राइसी इन टाट्रा माउंटेन्स, ये इसका हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट यंगती कुटी वैली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। अच्छा हाँ, ये भी अगेन प्लेसेस न्यूज में। So according to a new study, the multiple glacial advances witnessed by Yangtze Kuti Valley synchronizes with climate variability. So this Yangtze Kuti Valley is a part of central Himalayas
एंड लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ हमारा उत्तराखंड में पड़ गया एंड चाइना के साथ यहाँ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। सो इट्स लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, द अपर काली गंगा कैचमेंट। सो इट इज इनहेबिटेड बाय भूतिया ट्राइब या भोटिया ट्राइब एंड कुथी रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काली, ओरिजिनेट्स हियर। ठीक है, तो ये याद रखना, भोटिया ट्राइब काफी इंपॉर्टेंट है। दे परफॉर्म ट्रांसह्यूमनिसेंस। ट्रांसह्यूमनिसेंस का मतलब कि जब सर्दियां होती है तो वो अपहिल हिमालयस में मतलब जब वो सर्दियां होती है तो वो नीचे प्लेन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ताकि वो सर्दी से बच सके। एंड जब गर्मी होती है तो फिर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, ऊपर हाईलैंड्स के अंदर चले जाते हैं, वहां पे ग्रासलैंड्स होते हैं। कोई उन ग्रासलैंड्स का नाम बता सकता है? हाँ, करेक्ट, बहुत बढ़िया। बुग्याल जो होता है वो ग्रासलैंड होते हैं जो कि हिमालयस पे मिलते हैं, तो ये याद रख सकते हो। सो इतना ही था इसमें इम्पोर्टेंट, आगे चलते हैं। So, exercise Khan Quest 2022. So it's a multinational peacekeeping exercise featuring military contingents from 16 countries, including India, that commences in Mongolia. तो मंगोलिया कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो ये याद रख लेना। बस इतना ही था आज के लिए। किसी को कुछ और ऐड करना, कोई और करंट अफेयर्स न्यूज हो किसी के शेयर करने हो? नहीं है, बट वो डिफेंस वाला पार्ट था ना, वो इस बार भी काफी मतलब हॉट टॉपिक है, तो उसका थोड़ा कोर वाला कर लेना मींस के लिए, कि जेनेसिस के हमारे डिफेंस टाइज है, तो देख लेना एक बार वो फैक्ट्स एंड ऑल। बस उतना ही एडिशन। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन।